Hello students, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. In this video I have brought most important notes for the examinations with those who are studying in BA and they have the subject of English literature. So in this video we are going to discuss the poem An Introduction and the Punishment in Kindergarten. And these are the most important poems composed by Kamla Das. So I will give you and I will explain the notes on these poems. Okay, let's start the video. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कमला दास एज ए पोइट। तो पहले मैं आपको कमला दास के बारे में कवि के रूप में आपको यहाँ बता दूँ कि कमला दास कौन है, किस तरह की कवि हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि कई बार एज ए पोइट भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कमला दास किस तरह की कवि थी। और फिर आप उसकी पोएम जो कि आपने अपने कोर्स में अपने सिलेबस में पढ़ी है उसको याद करके आप उसको इसके साथ इंटरप्रेट करिए, उसकी व्याख्या करिए, तो आप अच्छे नंबर वहाँ पर पा सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पोइट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पोइट के बारे में लिखना होता है, पोइट किस तरीके का मतलब लेखक है, मतलब किस तरीके की कविताएँ लिखता है और क्या शैली अपनाता है, स्टाइल क्या है, ये सब एज ए पोइट बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। जिसमें कवि किस तरीके से लिखता है, कवि किस प्रकार का मतलब उसका व्यू है और किस तरीके की रचनाएं वो करता है, तो इसके बारे में जो क्वेश्चन होते हैं वो पोइट बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। दूसरा होते हैं पोएम बेस्ड, मतलब जिसमें पोएम के बारे में लिखना होता है। तो जब भी कवि के बारे में पूछे कि कवि के ऊपर आधारित प्रश्न आएंगे, ठीक है, जैसे कमला दास है पोइट आप डिस्क्राइब करिए, तो आप क्या करेंगे, तो आपको थोड़ा सा उस कवि के बारे में भी लिखना और साथ में जो कविताएं उनने पढ़ी तो उससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि किस तरीके के मतलब वो स्टाइल में लिखते हैं, किस तरीके की लैंग्वेज में लिखते हैं और किस तरीके से विचारों को व्यक्त करते हैं, किन टॉपिक पे लिखते हैं, ये सब आप पता कर सकते हैं और वो उन सबको मिलाकर आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो कमला दास, तो यहाँ से शुरू है द कन्फेशनल पोएम। तो कमला दास एज ए पोइट अगर हम देखें तो कन्फेशनल पोएम डिपेंड अपॉन द ऑनेस्टी। जो कन्फेशनल पोएम होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द ऑनेस्टी ऑफ द राइटर। वो कवि की ईमानदारी पर निर्भर करती है कि कवि यहाँ पर कन्फेस कर रहा है, किसी बात को स्वीकार कर रहा है, कोई उसने या कोई भी चीज़ जो है उसको स्वीकार कर रहा है, लेकिन ये उस पर डिपेंड करती है, कवि पर डिपेंड करती है कि क्या वो ऑनेस्टली कन्फेस कर रहा है, ईमानदारी से लिख रहा है, ईमानदारी से अपनी कमियों या अपने जीवन के बारे में जो उसे कमियां लगी या बुराइयां लगी उनको कन्फेस कर रहा है और वो मान रहा है, और क्या वो इस बात में पूरा ईमानदार है, ये इस बात पर निर्भर करता है। कमला दास ने जस्टिफाई किया है बाय बीइंग सेल्फ इन हर पोएटिक वर्क्स। अपने पोएटिक वर्क में इसको साबित किया है कि हाँ, कन्फेस करते समय राइटर ऑनेस्ट हो सकता है, राइटर को ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ से, ठीक है। द कन्फेशनल पोएम, तो कन्फेशनल पोएम जो होती है वो डिपेंड करती है कवि की या राइटर के ऑनेस्टी पे डिपेंड करती है। और कमला दास ने बिल्कुल बखूबी इस भूमिका को अपने कविताओं में, अपने काव्यात्मक रचनाओं में इसको निभाया है और उसको दिखाया है। कमला दास हैज़ अ लॉट ऑफ कन्फेशन इन हर पोइट्री। तो कमला दास ने अपनी उसकी जो कई सारी कविताएं जो हैं उनमें वो कन्फेस करती हुई नजर आती है। कमला दास हैज़ अ लॉट ऑफ कन्फेशन इन हर पोइट्री। कमला दास काफ़ी अपनी कविताओं में बहुत ज़्यादा कन्फेशन करती हैं, कन्फेस करती हुई नजर आती हैं। एंड सी डज सो इन द मोस्ट कैंडिड मैनर कंसीवेबल, और वह ऐसा करती हैं इन द मोस्ट कैंडिड मतलब क्लियर मैनर में करती हैं, कुछ नहीं छिपाती हैं, स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहती हैं। और कंसीवेबल जो कि कोई भी बिलीव कर सकता है, जिस पे विश्वास किया जा सकता है, इस तरीके से वो लिखती हैं। कंसीवेबल मीन्स बिलीवेबल, जिस पे विश्वास किया जाता है, दैट कैन बी बिलीव्ड। हर पोएम लाइक द फ्रीक्स, उनकी पोएम कुछ कविताओं के नाम अगर लेंगे तो फ्रीक्स हो गई, ओल्ड पॉली हाउस हो गई, और ये इंट्रोडक्शन पोएम जो है ये कन्फेस पोएम्स हैं जिसमें वो कन्फेस करती हुई नजर आती हैं। द लुकिंग ग्रास आर नॉट ओनली द मिरर, ये ना केवल ये जो कविताएं हैं, ये सारी कविताएं ना केवल मिरर हैं, ना केवल एक आईना है ऑफ हर हर्ट सेल्फ, कि उनको कितना हर्ट हुआ है, हर्ट सेल्फ कि वो उन्होंने अपने आप को मतलब कितना ऐसा पाया कि वो खुद हर्ट हुई हैं, उस बात को वो कन्फेस कर रही है कि कहाँ कहाँ पर वो हर्ट हुई। तो बट ऑल्सो नो एज हर स्ट्रगल, तो उनकी जो कविताएं हैं वो केवल मिरर नहीं है कि उनको कितनी चोट पहुंची, उनको मतलब क्या कितना बुरा लगा, मतलब हर्ट सेल्फ, ठीक है, और बल्कि ये भी दिखाती हैं कि वो उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया,
टू अचीव हर आइडेंटिटी, अपनी पहचान पाने के लिए और अपनी इंडिविजुअलिज्म मतलब अपनी एक व्यक्ति के रूप में पहचान बनाने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, इसको भी दिखाती हैं उनकी कविताएं। तो कविताएं केवल ये नहीं दिखाती है कि उनको कितना हर्ट पहुंचाया, समाज ने कितना हर्ट पहुंचाया, किसी व्यक्ति ने कितना हर्ट पहुंचाया, बल्कि ये भी दिखाती है कि वो स्ट्रगल कर रही हैं अपने जीवन में और अपनी एक पहचान और एक अपनी इंडिविजुअल अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाना चाहती हैं। द पोइट्री ऑफ, जो पोइट्री है कमला दास, इज ऑल अबाउट हर। तो कमला दास की जो कविताएं हैं वो उनके स्वयं के बारे में है। अबाउट हर डिजायर फॉर लव, वो प्रेम चाहती हैं, उनके प्रेम पाने की इच्छा है। हर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, और उनका जो भावात्मक इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, अपने आप को भावनात्मक रूप से उसमें जोड़ लेती हैं कविता में। और उनकी जो फेलियर है टू अचीव सच अ रिलेशनशिप, कि वो अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब रिश्ता नहीं बना पाई, नहीं स्थापित कर पाई या रिश्ता नहीं निभा सकी, तो कामयाब उनका रिश्ता नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कन्फेस करती हुई नजर आती हैं। थ्रू हर पोइट्री, अपनी कविताओं के माध्यम से कमला दास हैज़ एक्सप्लोर्ड द इनर फीलिंग, वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को खंगाल रही हैं, उसको खोज रही हैं। एंड सी ऑल्सो एक्सप्रेस, और वो एक्सप्रेस कर रही हैं, व्यक्त कर रही हैं अपने आप को, जो एज ए फेमिनिस्ट पोइटिक, मतलब एक तरीके से स्त्रीवादी, जो स्त्रियों की बात कर रही है। फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो स्त्रियों की बात करती है या स्त्रियों के फेवर में जो बात कहता है। फेमिनिस्ट पोइटिक वॉइस उनकी नज़र आती है कि वो सभी औरतों के लिए बारे में बात करें, सभी औरतों का पक्ष रख रही हैं और उनकी आवाज़ उठा रही हैं। हु इज़ ऑलवेज आस्किंग फॉर अ डिग्निफाइड प्लेस ऑफ ऑनर, जो हमेशा मांग कर रही है कि भाई औरतों को भी एक डिग्निफाइड प्लेस मिलना चाहिए समाज में, सम्मान मिलना चाहिए उनको। तो आगे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इनकी जो पोएम है, जो बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी और जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एसजे कैंपस सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के छात्र जो है, स्टूडेंट जो है, उनमें इन इंट्रोडक्शन पोएम और एक और पोएम है किंडरगार्टन, ठीक है। तो उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि यही दो जो पोएम्स हैं वो प्रेस्क्राइब की गई है बीए फाइनल में। तो एन इंट्रोडक्शन, तो इससे हम पैराग्राफ में अगर हेडिंग वाइज लिखा जाता है तो इंट्रोडक्शन डाल के हम लिख सकते हैं। अब एन इंट्रोडक्शन, ये जो इंट्रोडक्शन, अब यहाँ तो ये इंट्रोडक्शन तो कविता का नाम है, ठीक है। एन इंट्रोडक्शन इज परहैप्स द मोस्ट फेमस ऑफ पोएम्स कंपोज। तो इंट्रोडक्शन जो पोएम है शायद संभवतः मोस्ट फेमस पोएम में से एक है, कंपोज की गई है, जो कि कमला दास के द्वारा इन अ सेल्फ रिफ्लेक्टिव, जिसमें वो अपना ही आत्मदर्शन करें, अपनी आत्म अभिव्यक्ति करें, मतलब खुद ही को दिखा रहे हैं। जैसे रिफ्लेक्शन होता है शीशे में, जब हम देखते हैं तो खुद को पाते हैं, तो इस तरीके से वो जो कविता है, कविता में उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्टिव फॉर्म में लिख रखा है। एंड और कन्फेशनल टोन में लिखा है, जिसमें वो स्वीकार करती नजर आती हैं। फ्रॉम हर मेडन पब्लिकेशन, जो उनका पहला जो पब्लिकेशन था, मेडन पब्लिकेशन का मतलब क्या है, जो ये जो कविता है, तो ये जो इंट्रोडक्शन है, ये एक मोस्ट फेमस पोएम है जो कंपोज की गई कमला दास के द्वारा, जिसे उनमें उन्होंने एक रिफ्लेक्टिव और कन्फेशनल टोन में लिखा है। अपने आप का प्रतिबिंब देख रही हैं, अपने आप को देख रही हैं और कन्फेशनल और किसी बात को स्वीकार कर रही हैं। फ्रॉम हर मेडन पब्लिकेशन, और ये जो थे, ये जो पोएम है ये इनकी मेडन पब्लिकेशन थी, जो पहली बार इनकी जो रचनाएं थी, जो उनकी पोएम्स थी जो छपी थी, पब्लिकेशन समर इन कैलकाटा 1965 में, उसके पहले प्रकाशन में ये कविता छप गई थी, ठीक है। तो द पोएम इज ए स्ट्रॉन्ग रिमार्क, तो जो पहली कविता छपी एन इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन जो पोएम छपी थी वो उनके पहला प्रकाशन जो था, ठीक है, समर इन कैलकाटा नाम से एक पोइट्री की बुक छपी 1965 में, उसमें ये पोएम इंक्लूड थी। पोएम इज ए स्ट्रॉन्ग रिमार्क, ये जो पोएम है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिप्पणी है ऑन पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब यहाँ पर पैट्रियार्क का मतलब है, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की, जो हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पर पुरुषों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, उसके बाद विमेन आती हैं। तो पुरुष प्रधान समाज में फैले हुए जो आज के समय में जो जिस प्रकार की विचारधाराएं जो फैली हुई हैं, ठीक है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टिप्पणी उन्होंने करी है पुरुष प्रधान समाज के ऊपर। एंड ब्रिंग्स टू लाइट द मिजरीज, और वो ऐसा करके वो यहाँ पर ब्रिंग्स टू लाइट द मिजरी, उन कष्टों को, उन समस्याओं को, उन बंधनों को, बॉन्डेज, उन गुलामी की बेड़ियों को, दास्ता को, पेन और उस दर्द को सफर्ड बाय द फेयर सेक्स, जो उनके ही जैसे मतलब जो फीमेल, फेयर सेक्स का मतलब यहाँ पर है जो उन्हीं के तरह महिलाएं जो हैं, ठीक है, उन लोगों ने इन सच टाइम्स, तो ऐसे समय में जो सहे, उन
प्रॉब्लम्स को, उन कष्टों को, उन समस्याओं को, उन बंधनों को और उन दर्द को उन्होंने यहाँ पर उकेरा है, उस कविता में व्यक्त किया है। ठीक है, तो अपने ही जैसे जैसे महिला हैं उसके सेक्स मतलब वो फीमेल है, और तो इस तरह से अन्य फीमेल्स की फेयर सेक्स मतलब का मतलब है कि अपने जैसे ही महिलाओं के बारे में उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने उनकी जिस तरह से उन्होंने कर्ज है सहे, उसी तरीके से अन्य महिलाओं ने जिस तरीके की मिजरीज और बॉन्डेज और पेन जो सहा है उसको कहीं ना कहीं इस पोएम के जरिए सामने रखने की कोशिश करी है। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है, कवि कहती है दैट, पोइटेस भी लिख सकते हैं, पोइट भी लिख सकते हैं, द पोइट सेज दैट सी इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। पोइटेस कहती है कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थी, बट क्लेम्स दैट, लेकिन दावा करती है दैट सी कैन, तो कविता की जो शुरुआत होती है तो उसमें वो कहती नजर आती है कि उन्हें पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी कह रही है सी कैन नेम, वह नाम बता सकती है, उंगलियों में नाम गिना सकती है उन लोगों का, ऑल द पीपल, उन लोगों का हु हैव बीन इन पावर, जो सत्ता में रहे, जिन्होंने शासन किया देश में, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ नेहरू, सीधे नेहरू के समय से। तो नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बाद कई सारे लोग बने, तो उनके नाम वो कहती है कि मैं प्रधानमंत्रियों के नाम जिन्होंने हमारे देश में शासन किया, जिन्होंने रूल किया, जो पावर में थे, उनके नाम में उंगलियों में गिना सकती हूँ। बाय सेइंग दैट, वो ऐसा कहकर सी कैन रिपीट दैम, वो उनके नाम कहती है कि मैं फ्लुएंटली बता सकती हूँ उनके नाम। फ्लुएंटली कैसे बता सकती हूँ, जैसे कि सप्ताह के दिनों के नाम बता सकता है, सोमवार मंगल बुध वीरवार, इस तरह से मंडे ट्यूजडे, है ना। तो नेम सो मच, जैसे कोई बच्चा मंथ के नेम उंगलियों में बता सकता है फिंगर्स में, वैसे ही मैं उन लोगों के नाम बड़ी आसानी से उंगलियों में गिना सकती हूँ जो कभी सत्ता में रहे, ठीक नेहरू के समय से, नेहरू के बाद। सी इनडायरेक्टली, वह अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इस बात को कहना चाहती हैं, स्टेट करती हैं दैट द फैक्ट दैट पॉलिटिक्स इन द कंट्री, की जो हमारा जो पॉलिटिक्स रही है कंट्री की, इज अ गेम ऑफ अ फ्यू चिल्ड्रन, वो कुछ चुने हुए लोगों, चुने हुए जो ऊंचे समाज के लोग हैं, जो हु आयरनली रूल आर डेमोक्रेसी, जो एक व्यंग्यात्मक रूप से एक डेमोक्रेसी में रूल करते हैं, मतलब सत्ता केवल कुछ लोगों के हाथ में सीमित है और फिर भी उसको नाम दिया जाता है प्रजातंत्र का नाम दिया जाता है। कहीं ना कहीं वो प्रजातंत्र पर एक व्यंग करती हुई नजर आती है, जहां पर सत्ता केवल कुछ लोगों के, जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्हीं के हाथों में सीमित है। इलाइट का मतलब होता है जो हाई क्लास फैमिली के लोग हैं। हर लैंग्वेज इज हर ओन, तो बाद में फिर कहती है मेरी भाषा मेरी ही भाषा है, मेरी भाषा कैसी होगी ये मैं डिसाइड करूँगी। आफ्टर दीज ओपनिंग लाइन, तो ओपनिंग लाइन्स के बाद जहाँ पर वो कहती हैं जो लोगों के नाम गिनाती हैं जो सत्ता में रहे, तो उसके बाद वो कहती हैं, इन ओपनिंग लाइन्स के बाद वो कहती हैं दैट्स सेट द सीन, फिर वो जो सीन जो सेट करती हैं वो ये है कि द स्पीकर, जो कवित्री है, मूव्स ऑन टू डिस्क्राइब हर ओन मी, वो अपने ऊपर आ जाती है, वो अपनी बात करने लग जाती है। पहले वो शुरुआत करती है पॉलिटिशियन से, फिर अपने आप बारे में बात करने लग जाती है। वो कहती है सी इज इंडियन, कि मैं इंडियन हूँ, वह इंडियन है। कमला दास खुद के बारे में नहीं, कमला दास कहती हैं कि मैं इंडियन हूँ। एंड सी इज वेरी ब्राउन, और उनका जो कलर है वो ब्राउन है। एंड लास्टली सी इज फ्रॉम मालाबार, और अंततः वो ये कहती हैं कि वो मालाबार इन साउथ वेस्ट इंडिया, जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, मालाबार से बिलोंग करती हैं, एंड वहाँ उनका जन्म हुआ है। एंड दीज आर द बेसिक्स ऑफ हर लाइफ, और ये जो है सब उसके आधार हैं जीवन के। बट ऑफकोर्स नॉट स्पीकिंग नॉट एवरीथिंग सी एड्स दैट सी इज एबल टू, बट ऑफकोर्स, लेकिन वास्तव में नॉट एवरीथिंग, सब कुछ नहीं, सी एड्स दैट सी इज एबल टू, कि वह कर पाती है, सी इज एबल टू, तो नॉट एवरीथिंग के, तो वो कहती है कि मैं बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ जो कर पाई, कर सकी। क्या कर सकी, क्या करती हैं वो? ये करती हैं कि स्पीक 3 लैंग्वेज, की वो कहती हैं मैं 3 भाषाओं में बात करती हूँ, बोल सकती हूँ 3 भाषाएं, और 2 भाषाओं में लिखती हूँ, ड्रीम इन 1, और एक सपना देखती हूँ। तो इन्होंने जो पोइट्री लिखना है वो बहुत देर से स्टार्ट किया था, इनके मतलब एक तरीके से कहें तो जो मैरिज है, आफ्टर मैरिज इन्होंने लिखना शुरू किया, और इनके पति ने भी इन्हें काफ़ी सपोर्ट किया इनके काम में, ठीक है। तो सी आस्क देम, तो ये जो लोग ये कहते हैं कि भाई, उन लोगों से क्वेश्चन करती हुई नज़र आती हैं, व्हेन वाई दे, की जो लोग हैं, सी आस्क पीपल, तो सी आस्क देम वाई दे किया, तो सी आस्क पीपल कर दीजिए यहाँ पर, सी आस्क पीपल, वो लोगों से पूछती है कि वो जो लोग हैं, ये दुनिया के जो लोग हैं, ये क्यों चिंता करते हैं, क्यों फिक्र करते हैं। सी स्पीक, कि मैं कौन सी भाषा बोलती हूँ, इन्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किस भाषा में
लिखूं और कोई किस भाषा में बोलती हूँ। सी एम्फेसाइजेज दैट द लैंग्वेज सी स्पीक, वह कहती हैं कि जो सी एम्फेसाइज, वो जोर देती हैं कि लैंग्वेज जो मैं बोलती हूँ, स्पीक करती हूँ, बिकम्स हर ओन, ये मेरी खुद की भाषा है, ये मेरी खुद की भाषा बन चुकी है। ऑल इट्स इम्परफेक्ट, और मान सकती हूँ कि जो भाषा मैं यूज करती हूँ वो इतनी परफेक्ट ना हो, उसमें इम्परफेक्शन, उसमें कमियाँ हो, एंड क्वियरनेस, और उसमें विचित्रपन भी हो सकता है, किसी को अजीब भी लग सकता है। बिकम्स हर ओन, लेकिन जो भी है वो मेरी अपनी भाषा बन चुकी है। तो ये मेरी अपनी भाषा है, किसी को इससे लेना देना क्या है कि मैं किसी भाषा में लिखूँ। इट इज़ ए हाफ इंग्लिश, मेरी जो भाषा है वो आधी इंग्लिश है और आधी हिंदी है, विच सीम्स रादर अम्यूजिंग, जो बहुत ज़्यादा मनोरंजक लगती है। बट द पॉइंट इज़ दैट इट इज़ ऑनेस्ट, लेकिन जो भी ये मेरी भाषा है, जिस भाषा में मैं लिखती हूँ, जिस भाषा में बात करती हूँ, ये बहुत ही ईमानदार पूर्ण वाली भाषा है, ईमानदारी से भरी हुई है। इट्स इम्परफेक्शन, और इसमें जो कमियां हैं, ओनली मेक इट मोर ह्यूमन, यही इसको और ज़्यादा ह्यूमन बनाता है, क्योंकि कोई भी मानव संपूर्ण नहीं होता है और कमियां हर जगह होती हैं। और अगर मेरी भाषा में, अगर मेरी बोलने वाली भाषा में, जो भाषा में यूज करती हूँ, उसमें कोई इम्परफेक्शन है भी, तो ये मुझे और ज़्यादा ह्यूमन बनाता है, ये और ज़्यादा मानवीय है, क्योंकि मनुष्य तो गलतियाँ करता है। रेंडरिंग इट क्लोज, और ये बहुत ज़्यादा प्रोवाइडिंग इट क्लोज, और ये इसे क्लोज कर देता है, ये मेरी भाषा को, टू व्हाट वी कॉल नेचुरलिटी, जिसे हम नेचुरलिटी कहते हैं, प्राकृतिक भाषा कहते हैं। ये तो और ज़्यादा सहज लगती है मेरी भाषा। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ हर एक्सप्रेशन, ये मेरी एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति वाली भाषा है, जिसमें मैं अपने इमोशन को, अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त कर पाती हूँ। और इसकी जो वॉइसेस है, हर जगह, और इसकी जो आवाज़ है इस भाषा में, जिस भाषा में बोलती हूँ, जिस भाषा में लिखती हूँ, ये मेरे जॉयस को व्यक्त करता है, मेरे दुख को व्यक्त करता है, और मेरी आशा को व्यक्त करता है। इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट, और वो कहते हैं कि ये जो मेरी भाषा है ये इंटीग्रल है, ये आवश्यक भी है, नेसेसरी है टू हर, जैसे कि कौवे के लिए कौ करना ज़रूरी है और लाइन के लिए दहाड़ना ज़रूरी है, नेसेसरी है, उसी प्रकार से ये मेरी भी अपनी भाषा है, इससे किसी को क्या आपत्ति है या हो सकती है। अनहैप्पी विद मैरिज, अब इनकी शादी हुई थी तो अनहैप्पी थी। अब देखते हैं, हर अनहैप्पीनेस, उनकी जो अप्रसन्नता है, इज डिफाइंड इन द नेक्स्ट सेक्शन, वो अगले लाइनों में आगे जब कविता मूव करती है वहाँ पर दिखती है। एन इंट्रोडक्शन, ये जो कविता का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आर नीड फॉर फ्रीडम, तो उसमें कहीं ना कहीं जो आज़ादी के लिए की क्या आवश्यकता है उससे रिलेट किया गया है कि भाई मैरिज कि कोई भी लड़की है उसको भी आज़ादी चाहिए, उसको भी लिबर्टी चाहिए। व्हेन शी वॉज यंग, वो कहते हैं कि जब मैं यंग थी, शी आस्क्ड टू, जब, और मैंने जिससी आस्क्ड फॉर लव, जब मैंने प्रेम मांगा, तो उसका ये मतलब समझा गया, जब मैं यंग हुई, जवान हुई, और जब मुझे प्रेम की आवश्यकता थी, बिकॉज शी डिड नॉट नो व्हाट एल्स वांट, क्योंकि उसे पता नहीं था इसके अलावा मांगूँ तो और क्या मांगूँ। दिस एंडेड, लेकिन ये जो मेरी इच्छा थी उसको एंड कर दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया विद द मैरिज, मेरी शादी करा दी गई 16 साल की ही आयु में, ठीक है। एंड द क्लोजिंग ऑफ अ बेडरूम, और एक बेडरूम डोर के अंदर मुझे बंद कर दिया जाता है, एक व्यक्ति के साथ मुझे बांध दिया जाता है, मतलब एक व्यक्ति के साथ शादी करा दी गई। और ऑल्दो हर हस्बैंड, तो वो कहते हैं यद्यपि मेरे पति ने मुझे पीटा नहीं, डिड नॉट बीट हर सैड वुमन बॉडी फेल्ट सो बिटर, लेकिन उसकी जो वुमेन बॉडी है वो उसको बहुत दुखी महसूस करती है वो अपने आप को, और ऐसा पाती है जैसे कि उसे बहुत पीटा गया, यद्यपि पीटा तो नहीं फिजिकल, लेकिन उसको लगता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उसकी शादी करा दी गई। एंड हर रोल एज ए वुमेन, और उसको कई सारे उत्तरदायित्व दे दिए गए, और उसकी जो भूमिका थी एक औरत के रूप में, ये कहा इसी सपोज ये ऐसा माना गया कि उसे कायर रहना चाहिए, उसे कुछ बोलना नहीं चाहिए, उसे शांत रहना चाहिए, एंड कंटेंट, और जो मिल रहा है उससे संतुष्ट करना चाहिए, ज़्यादा आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। कंक्लूजन, अब कंक्लूजन में जब जाते हैं तो एन इंट्रोडक्शन बिगिन टू, तो ये जो पोएम है इंट्रोडक्शन, ये अपने कंक्लूजन की तरफ को जब पहुंचती है तो स्पीकर एक्नॉलेजिंग द कॉन्स्टेंट, तो स्पीकर जो है वो यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट होता है, उसको पता चलता है, एक तरीके से हमें ज्ञान कराती है कॉन्स्टेंट प्रेफरेंस ऑफ आई, कि जो पुरुष होते हैं वो आई करते हैं, मैं करते हैं, अराउंड है, कि मैंने जहाँ देखा, जहाँ चारों तरफ देखा, मुझे आई वाले व्यक्ति नजर आए, आई वाले पुरुष नजर आए। इन द वर्ल्ड सी इज द पार्ट ऑफ दियर आई मैन, और जहाँ पर आई का मतलब होता है मैन, मतलब इन द वर्ल्ड सी इज अ पार्ट, और जिस दुनिया की मैं हिस्सा हूँ वहाँ पर आई का मतलब होता है मैं, मतलब पुरुष।
एवरीवेयर सी लुक्स, जहाँ कहीं मैं देखती हूँ तो वहाँ पर मुझे जो पुरुष है प्रधान ये समाज है वो मैं करता हुआ नज़र आता है, और वहाँ पर जहाँ यहाँ मैं की बात आती है तो वहाँ पर वो पुरुष नज़र आता है, पुरुष प्रधान समाज नज़र आता है, जहाँ पुरुषों को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है और अंडरमाइन किया जाता है औरतों को, उनके अधिकारों को। अ पर्सन ऑफ दिस नेचर, और इस तरीके का जो व्यक्ति होता है, इज एबल टू गो, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो आई करने वाले ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर भी ड्रिंक करें, रात के 12 बजे घर में वापस आएँ, रात के 12 बजे तक बाहर रहें, शराब पिएँ जाएँ, एंड स्टे इन होटल, और होटल में रहें, ऑफ स्ट्रेंज टाउन्स, जो अनजाने कस्बे हैं। एज द लाइन्स कंटिन्यू द डिवीजन बिटवीन, तो इस तरीके से जैसे लाइन आगे बढ़ती है तो डिवीजन जो है बिटवीन द स्पीकर एंड द आई, जो एक रेखा है, एक डिविडेंड लाइन है जो बांटती है स्पीकर मतलब पोइट को और आई को, इज ब्लर, वो कहीं ना कहीं लास्ट में अंत आते आते वो ब्लर हो जाती है। इवेंचुअली और फाइनली अ रीडर कम्स टू अंडरस्टैंड, जो रीडर है, जो हम जो पोएम पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले जो है, कविता को पढ़ने वाले जो व्यक्ति हैं, टू अंडरस्टैंड से ये समझ में आता है रीडर को दैट शी इज़ ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद हर ओन, कि वो आई करते करते वह स्वयं के लिए आई का उपयोग करने लगी, और ओन इंडिपेंडेंट, वो खुद के अधिकारों की बात करती है, खुद की आज़ादी के बारे में बात करती है, एंड आइडेंटिटी, और अपनी पहचान के बारे में बात करती है, एज बोथ सेंट एंड सिनर। ठीक है, तो संत के रूप में और एक पापी के रूप में, एक अपराधी के रूप में, एक पापी के रूप में, वह एक आइडेंटिटी के अपने लिए यूज करती है। तो कविता के खत्म होते होते वो अपने बारे में बात करने लग जाती है, टू अंडरस्टैंड दैट शी इज ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद हर ओन इंडिपेंडेंस, और अपनी ही आज़ादी के बारे में बात करती है कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से पुरुषों को आज़ादी चाहिए उसी प्रकार से मुझे भी आज़ादी चाहिए, और भले एक संत के रूप में या एक सिनर के रूप में। अब जो दूसरी जो पोएम है वो है पनिशमेंट इन किंडरगार्टन समरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है ये भी, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। द पोएम पनिशमेंट, ये जो पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन जो पोएम है, पनिशमेंट दिया गया है किंडरगार्टन में, जब अब यहाँ पर ये जो है ये एक चाइल्डहुड हर्ट, मतलब एक बचपन में जो उसे चोट पहुँची, चाइल्डहुड हर्ट रिकलेक्शन है, जहाँ पर उसके भावनाओं को आहत किया गया था, उसकी यादें हैं, रिकलेक्शन ऑफ द पोइट इन द लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ, जो वो उसके बारे में सोच रही है जीवन के बाद के सालों में, जब वो उसके बारे में सोचती उससे रिलेटेड है। तो पोएम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन एक चाइल्डहुड हर्ट रिकलेक्शन है, बचपन में जो चोट पहुंची थी, ठीक है, चोट शारीरिक नहीं मानसिक जो चोट पहुंची थी उसकी यादें हैं कवि की, जो कि इन द लेटर ईयर्स, जो कि वो याद कर रही है अपने जीवन के बाद के दिनों में, ठीक है, जो वो बड़ी हो गई है। द पोइट वॉज डीपली हर्ट बाय द अनकाइंड वर्ड्स ऑफ हर टीचर, तो पोइट बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी उस समय, अनकाइंड वर्ड, जो बहुत ही बुरे शब्द या बहुत ही हार्श या कठोर शब्द टीचर ने कहे थे, टीचर ने जो डांट लगाई थी उसकी, जब जो पोइट है वो बच्ची थी, ठीक है, तो उसने उसके ऊपर अपनी बात कही कि एक टीचर ने मुझे बहुत बुरी तरह से डांटा था, उसने बहुत ही हार्श वर्ड कहे थे, वो आज भी मुझे मतलब वो उन शब्दों से मुझे बहुत चोट लगी थी, बहुत ही मेरा दिल दुखा था। इट इज़ द इंसिडेंट, ये इंसिडेंट तब का है जब जब पोइट वॉज जस्ट एज ए स्कूल किड, जब पोइट बहुत ही छोटी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची थी। सी हैड गॉन ऑन अ स्कूल पिकनिक, वो एक स्कूल पिकनिक पर गए थे विद हर टीचर, अपने टीचर के साथ और स्कूल के दोस्तों के साथ गई थी। वाइल अदर के जब जो अन्य बच्चे थे वो प्लेइंग खेल रहे थे, द पोइट स्टूड एलोन, और पोइट जो थी वो अकेले खड़ी थी, एंड बिकॉज सी वॉज स्टिल न्यू, क्योंकि वो अभी भी नई थी इन स्कूल में तो सबको जानती पहचानती नहीं थी, तो अकेले खड़ी थी। ऑन सीइंग हर एलोन, और उसे अकेला देखकर जो टीचर थी हुए ड्रेस्ड इन ब्लू कलर्ड फ्रॉक, जो उसे बहुत कुछ तो ध्यान नहीं है, बस इतना ध्यान है कि एक ब्लू कलर्ड वाली फ्रॉक वाली महिला थी। थ्रू हार्श वर्ड, उन्हें उसके ऊपर बहुत ही सारे कठोर शब्दों की वर्षा कर दी, बहुत ही कठोर शब्द उसके ऊपर बोले उन्हें, थ्रू ने फेंकना होता है मतलब बर्बाइश कर दी। द हार्श वर्ड, जो कठोर शब्द थे, डीपली वुंड हर, उसको मतलब बहुत गहरी तरीके से घाव दिए। दिस वॉज फॉलोड, और ये घाव और ज़्यादा बदतर हो गए जब उसके बाद वन मोर थिंग दैट एडेड, जब एक और जो चीज़ थी वो उसमें ऐड हो गई, मोर टू हर पेन, और उसने उसके पेन को, दर्द को और बढ़ा दिया। वो क्या था, वो ये था कि उसकी वहाँ पर जो स्कूल की उसकी साथी बैठी थी, स्कूल में पढ़ने वाली जो लड़कियाँ बैठी थी, हुवर सिपिंग शुगर केन, जो शुगर केन चूस रही थी, गन्ना चूस रही थी, गन्ना खा रही थी, एंड लाउड ए रिडिकुलसली, और हास्यास्पद तरीके से उसका मजाक उड़ाते हुए हंस रही थी। व्हेन दे हर्ड द टीचर, जब उन्होंने देखा कि टीचर डरा रही हैं, टीचर धमका रही हैं, फ्राइटनिंग कर रही हैं कमला दास को, पोइटेस को, तो
तो तब वो उनको देख के हंसने लगी कि इसकी तो डांट पड़ी, तो वो मज़े ले रही थी, उनको आनंद आ रहा था। तो वो कहती भी है कि लोग कैसे लोग होते हैं जो दूसरों के आंसुओं में आनंद की अनुभूति करते हैं। द पोइट कुड नॉट बियर, तो कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई कवित्री। सी फेल्ट इंसल्टेड, उसे लगा कि मेरी इंसल्ट हुई है। दिस मेड हर हाइड इन द हैज, और उसने अपने आप को, जो पेड़ जो लगातार थे, छोटे छोटे पेड़ों के झुरमुट, उसमें अपने आप को छिपा लिया। एंड वियर सी स्मेल्ड द फ्लावर, और जहाँ पर उसने फूलों की गंध को महसूस किया और दर्द को भी महसूस किया। विद द पासेज ऑफ टाइम, लेकिन समय के बीतने के साथ साथ जैसे से वो बड़ी हो गई कवित्री। द पोइट हैज़ ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, तो कवित्री लगभग सारे दर्दनाक ये जो इंसिडेंट था इसको भूल गई। काफ़ी इसकी जो यादें हैं हल्की हो चुकी हैं, पूरी तो नहीं भूली, मतलब उसकी जो यादें हैं काफ़ी हल्की हो चुकी हैं, ब्लर हो चुकी हैं। शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर सेल्फ, शी इज़ नाउ सेटिस्फाइड विद हर सेल्फ, और वह अपने आप से संतुष्ट है। टाइम एंड हर एडल्ट व्यू पॉइंट, और समय और उसकी जो एडल्ट व्यू पॉइंट है, जब अब बड़े होने पर उसका जो दृष्टिकोण है, हैव हील्ड द पेन, उसने उसके दर्द को भर दिया है। द ईयर्स हैव रिड्यूस्ड द इंटेंसिटी, और जो साल हैं उसने रिड्यूस कर दिया है इंटेंसिटी उसकी, मतलब जो दर्द था उस समय बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ था, ठीक है, जिस समय उसे डांटा गया था, लेकिन अब उसकी इंटेंसिटी जो है, जो तीव्रता है, वो अब कम हो चुकी है। हार्शनेस ऑफ द हर्टफुल इंसिडेंट, और वो जो बहुत ही कठोर और चोट पहुंचाने वाला, दिल दुखाने वाला जो इंसिडेंट था, उसकी यादें भी, उसकी इंटेंसिटी कम हो चुकी है। द एंग्री वर्ड्स, और जो एंग्री वर्ड्स थे, जो गुस्से में जो शब्द कहे गए थे, और जो लाफिंग फेस, जो बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, उनके फेसेस भी अब वैग्यू हो चुके हैं, मतलब अस्पष्ट हो चुके हैं, अनक्लियर हो चुके हैं, एंड अनक्लियर हैं, धूमिल हो चुके हैं और अनक्लियर है। द ईयर्स हैव गॉन बाय, और कई सारे साल तेज़ी से जा चुके हैं। सर्टेन इंसिडेंट, और कुछ निश्चित जो इंसिडेंट्स हैं, क्लोज टू द हार्ट, जो मेरे हृदय के करीब है, आर रिमेंबर्ड, अदर्स एज, तो वो रिमेंबर्ड याद किए जाते हैं, अदर्स आर फॉरगॉटन। तो सर्टेन इंसिडेंट क्लोज टू माई हार्ट, तो वो कहती है कि जो कुछ निश्चित जो घटनाएं हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं वो याद हैं, और बाकी जो है वो मैं भूल चुकी हूँ। अदर्स आर फॉरगॉटन। लाइफ मूव्स ऑन, कहती है कि ज़िंदगी चलती रहती है, ठीक है। द पोइट इज नाउ एडल्ट, अब पोइट एडल्ट हो चुकी है, वयस्क हो चुकी है, सब चीज़ों को समझती है। लुक बैक ऑन दैट पिटीफुल इंसिडेंट, और फिर से याद करती है, पीछे देखती है वही जो पिटीफुल, जो दयनीय घटना जो घटी थी, पीसफुली, शांति से उसके बारे में सोचती है। देयर इज़ नो नीड मोर टू रिमेंबर, अब वो ये सोचती है कि अब उस घटना को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि चाइल्डहुड इंसिडेंट था विद पेन, ठीक है, जिसमें दर्द था। दस द पोइट इज, इस तरीके से पोइट अगर यहाँ पर कहें तो टिंज का मतलब आभा, या एक तरीके से हल्का सा एक टच जो है, विद आ नोबल सेंस ऑफ फॉरबियरेंस, मतलब टॉलरेंस। तो यहाँ पर एक तरीके से कवि एक तरीके से एक टच देती है, एक हल्का सा स्पर्श और हल्का सा एक संकेत देती है, विद नोबल सेंस ऑफ टॉलरेंस की। अब उसके पास अब नोबल सेंस ऑफ टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता आ चुकी है, सहन शक्ति उसमें आ चुकी है। एडल्ट पीस, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो हर चीज़ को समझने लगते हैं, और जो शांति जो आपको मिलती है, ठीक है, वो उसको प्राप्त हो चुकी है। आफ्टर द ईयर्स हैव स्प्रेड लॉन्ग, कई साल जाने के पश्चात, कई साल जा चुके हैं। द पोइट हैज़ सर्वाइव्ड दैट पेन, तो पोइट जो है, द पोइट हैज़ सर्वाइव्ड दैट पेन, तो पोइट ने सर्वाइव किया उस दर्द को सहते हुए, वो आगे बढ़ती रही, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। एंड रीच मैच्योरिटी, और अब वो मैच्योर हो चुकी है। और ट्रांसेडिंग और मेमोरी, और जो मेमोरी है, एक तरीके से जो यादें हैं, जो दर्दनाक अनुभव हो गए, उनको पीछे छोड़ते हुए वो आगे बढ़ चुकी है, वो एक्सीड कर चुकी है उस मेमोरी को छोड़कर, उस मेमोरी को, उस जो एक पेनफुल इंसिडेंट था उसके आगे वो बढ़ चुकी है, उसको पीछे छोड़ चुकी है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स जितना हो सकेगा वो लाए जाएंगे। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और इन पोएम को समझने के लिए सबसे पहले इन पोएम के जो हिंदी मीनिंग और एक्सप्लेनेशन मैंने समझा रखे, उनको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। थैंक यू वेरी मच।